दोस्तों, जब मेरे कॉलेज का सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ ना, मेरी सीजीपीए सिर्फ 5.0 थी और मुझे लिंक लिस्ट तक बनानी भी नहीं आती थी। एंड टुडे आई एम वर्किंग एट Amazon एज एन SD2 एंड आई हैव क्रैक्ड अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज एज वेल। तो ये सब मैंने कैसे किया, कैसे मैंने DSA सीखा, कैसे मैंने कोडिंग सीखी और आप लोग भी कैसे सीख सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में कॉलेज में मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि सीनियर्स ने बोल दिया था कि अब तो तुम बिट्स के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आ गए हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है अब पढ़ने की, प्लेसमेंट तुम्हारी हो ही जाएगी, CGPA से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। चल झूठा। जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर तुम्हारी CGPA कम होगी तो कंपनीज तुम्हें शॉर्टलिस्ट भी नहीं करेंगी बैठने के लिए। अगर तुम्हारी 5 CGPA होगी तो तुम पहले ही बाहर हो जाओगे। और 11th-12th में टीचर्स ने भी बोल दिया था कि बस 11th-12th ही है जब तुम्हें पढ़ना होगा, इसके बाद तो पढ़ाई ख़त्म, कॉलेज में कौन ही पढ़ाई करता है। ये चीज़ों को मैं थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस ले गया। बट सेकेंड ईयर ख़त्म होने पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम किसी अच्छे कॉलेज में आके भी अगर 5 या 6 CGPA ला रहे हो तो ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि तुमने पहाड़ पे चढ़ा और फिर वहाँ से छलांग मार दी, जिसका कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैंने सोच लिया कि अब तो CGPA तो ज़्यादा इम्प्रूव हो नहीं सकता, अब मेरी 5 है, अगर मैं बाकी सेमेस्टर्स में 10-10 भी मार दूंगा तो कितनी ही बढ़ जाएगी, 7 हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी, और 10 तो मेरी आने भी नहीं वाली वैसे भी। तो मैंने सोचा दूसरा ऑप्शन क्या है प्लेसमेंट्स के लिए, कोडिंग, कि अब तो कोडिंग ही करनी पड़ेगी और तो कुछ मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो 4th सेमेस्टर ख़त्म हुआ और छुट्टियां हुई तो मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी। बट उस टाइम पे पता ही नहीं होता था कि कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करें। उस टाइम पे ऐसे सब यूट्यूब चैनल्स आए ही नहीं थे जो कि तुम्हें हर चीज़ का रोड मैप दे दें कि DSA कहाँ से पढ़ें, सिस्टम डिज़ाइन कहाँ से पढ़ें, रेज्यूमे कैसे बनाएं, ये सब कैसे करें, ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था। या तो तुम अपने फ्रेंड से पूछ सकते थे, उनको भी तुम्हारे जितना ही थोड़ा बहुत आइडिया होता था, या तुम किसी सीनियर से पूछ सकते थे, और वो भी तुम्हारा लक है तुम्हें अच्छे सीनियर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जिनसे तुम ये सब पूछ सकते हो। अब तो मेरे जैसे इतने यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं जो कि बिल्कुल फ्री में आप लोगों की इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो कर दो ना यार। सो मैंने देखा उस टाइम पे लोग, एक साइट थी स्पॉज, SPOJ, वो लोग बहुत करते थे मेरे कॉलेज में। तो मैंने सोचा और तो कुछ है नहीं, इसी से स्टार्ट कर दो। उस टाइम पे लीड कोड भी आई थिंक ज़्यादा फेमस नहीं थी, मैंने तो कभी नाम सुना ही नहीं था उसका, लीड कोड का। 2015 की बात है ये। उस टाइम पे आई थिंक इंटरव्यू बिट आई ही नहीं थी, या अगर आई थी तो बिल्कुल भी उसका नाम नहीं था। तो मैंने बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे स्पॉज करना स्टार्ट कर दिया। बट मुझसे वहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं हुए। जो भी मैं प्रॉब्लम उठाता, या तो उसमें टाइम लिमिट एक्सीडेड, या मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, या सेगमेंटेशन फॉल्ट, या एक टेस्ट केस पास हो गया, बाकी सब फेल हो जाता। बिल्कुल ही मोटिवेशन का तो फालूदा ही हो गया था। फिर मैंने एक एक करके प्रॉब्लम को टैकल करना स्टार्ट किया। तो जैसे टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है किसी प्रॉब्लम में, तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा सा सुना था, थोड़ा सा पढ़ा था, बट मुझे ऐसे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि रियल लाइफ प्रॉब्लम में हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से पढ़ा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से पढ़ा कि एक्चुअली में ये होता क्या है, और हम किसी प्रॉब्लम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो हम सोल्यूशन सोचेंगे उसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप DSA स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सीखना ही पड़ेगा। उसके बिना आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। अगर सॉल्व होंगे भी तो आपको नहीं पता चलेगा कि यही सॉल्यूशन क्यों सक्सीड हुआ है और बाकी सॉल्यूशंस क्यों इसमें नहीं चल सकते। तो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीखा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सीखा। फिर मैंने देखा कि बाकी लोग जो हैं वो अपने सॉल्यूशंस में ऐसा क्या कर रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम्स में हमेशा सबमिशंस में बाकी लोगों की हम सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो जो भी मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था, मैं उनके सॉल्यूशंस जाके देखता था कि इस बंदे ने एक्चुअली में क्या किया है, कैसे उसने अपना लॉजिक बिल्ड किया है, और कैसे वो स्टेप बाय स्टेप कोड रन हो रहा है। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं गलती कर रहा हूँ वो था कि मैं प्रॉब्लम पढ़ता था और मैं कोड लिखने लग जाता था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और काफ़ी लोग हैं जो ऐसा करते हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और उन्हें फिर लगता है कि यार प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं हो रहे, तो हमारे लिए शायद DSA बना ही नहीं है, हमें पता नहीं DSA कैसे आएगा। तो उसके लिए सॉल्यूशन है कि आप प्रॉब्लम पढ़ो और फिर सोचो कि आप इसे कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। अभी लैपटॉप को साइड रख दो, कोड को साइड रख दो, आप एक पेन और पेपर उठाओ, उसमें आप लॉजिक बिल्ड करो
कि अच्छा ये अब एरे बना लिया, इस एरे में मैं एक लूप चलाऊंगा जिसमें मैं ये करूंगा, फिर इसमें मैं ये कंडीशन चेक करूंगा। एक लॉजिक आप बिल्ड करो, पेन एंड पेपर पे सब कुछ लिखो और फिर उसमें 2-3 टेस्ट केस चला के देखो। जो आपके प्रॉब्लम में दिए हुए हैं वो 2-3 टेस्ट केस आप चला के देखो। अगर तो वो चल रहे हैं और आपके सॉल्यूशन से सही आंसर आपको मिल रहा है, मतलब आपका सॉल्यूशन ठीक है, तो देन आप उसका कोड इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली प्रॉब्लम पढ़ोगे और कोड लिखने लग जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया। आप बाद में ये कर सकते हो जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, बाकी थोड़ी सी चीज़ें आ जाएं, तब आप ये कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में पेन एंड पेपर उठाओ और उसका लॉजिक बिल्ड करो। जब आप ये पेन एंड पेपर से लॉजिक बिल्ड करने लग गए तब देखना आपकी इंप्रूवमेंट 10 टाइम्स होगी, आई कैन गारंटी यू। तो मैंने ऐसे करके प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया और थोड़े बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गए। बट उस टाइम पे मैं सिर्फ एरे, स्ट्रिंग्स, हैशिंग इस टाइप के ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता था, क्योंकि मुझे ज़्यादा कोई डेटा स्ट्रक्चर्स तो आते नहीं थे उस टाइम पे। ये ट्रीज, ग्राफ्स, डीपी ये सब तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं बस ये सिंपल जो प्रॉब्लम्स होते थे एरेज के, स्ट्रिंग्स के, इनको ही उठाता था, जिन्हें एडहॉक प्रॉब्लम्स भी बोल देते हैं। तो मैं इन्हें ही उठा के सॉल्व करता था। इससे मुझे लॉजिक बिल्ड करना आ गया। तो मैंने अराउंड 1-1.5 महीना स्पॉज पे ही प्रैक्टिस किया और अराउंड 150 प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दिए। आई मेड श्योर कि मैं हर दिन एटलीस्ट 3 प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करता ही था। कभी कभी 5 भी हो जाते थे, कभी कभी 10 भी हो जाते थे, बट एटलीस्ट 3। क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे ना किसी भी चीज़ में, आप जो भी चीज़ लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आप स्किल सीख रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंटली उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो आपको अच्छी तरह नहीं आएगी। अगर आप सोचोगे कि यार मैं एक हफ्ते में सिर्फ 1 दिन लगाऊंगा और 20 प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा और मुझे डीएसए आ जाएगा, उससे आपको इतना नहीं आएगा जितना कि अगर आप हर रोज़ 3-3 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे उससे आएगा। द सेम थिंग गोज़ फॉर एवरीथिंग यू आर लर्निंग इन लाइफ। तो मैं यही करता गया, मैं प्रॉब्लम उठाता था स्पॉट से, मैं खुद सोचता था अगर मुझसे हो जाए तो अच्छा है, और अगर नहीं हो तो मैं किसी का सॉल्यूशन देखता था और उसमें देखता था यार इसने कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज़ किया है क्या जो मुझे नहीं आता। अगर नहीं आता तो उसे मैं जाके गीक्स फॉर गीक्स से पढ़ता था, जो भी नया कॉन्सेप्ट था कुछ सीखने को ही मिलता था उससे, एंड देन मैं उसे सीख के वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करता था। तो ये 150 प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चला, बहुत सारा मुझे लैंग्वेज के बारे में भी पता चला। मैंने C++ यूज़ करना स्टार्ट किया था और मुझे उसमें काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली। पहले मैं सिर्फ एरेज बनाता था, मुझे समझ आया कि अच्छा वेक्टर से तो सब कुछ ईजी हो जाता है, और ऐसी मुझे बहुत चीज़ें C++ में सीखने को मिली। तो इसीलिए आपको कभी भी डीएसए स्टार्ट करने से पहले किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। आपको जस्ट बेसिक्स आने चाहिए, बाकी चीज़ें आप करते करते सीख जाओगे। तो मैं ये सब प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर रहा था स्पॉट से, बट जब भी कोई भी ग्राफ या डीपी या कोई ट्रीज इसका प्रॉब्लम आता था तो मैं फंस जाता था, क्योंकि मुझे ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स का तो बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था कि ये होता क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब टाइम आ गया है तो एक नेक्स्ट स्टेप लेने का, ये सब डेटा स्ट्रक्चर सीखने का, ग्राफ्स, डीपी, ट्रीज, जो भी ये सब है वो अब तो सीखना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया ग्राफ से। तो मैंने ग्राफ्स के सभी एल्गोस को गीक्स फॉर गीक्स से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, उनका कोड देख लिया कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी अच्छे से मैंने प्रैक्टिस कर ली। तो मैंने इस लेवल की प्रैक्टिस कर ली उन ग्राफ एल्गोस की कि कभी भी मुझे कोई भी एल्गो इम्प्लीमेंट करना हो प्रॉब्लम में या किसी सॉल्यूशन में, तो मुझे कोड के बारे में तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, कि मेरे दिमाग में ये नहीं आएगा कि यार इसमें डाइक्स्ट्रा लगाना है बट कोड तो उसका बहुत मुश्किल है, कोड कैसे लिखूंगा, या फिर मुझे यार गीक्स और गीक्स पे देखना पड़ेगा इसका कोड, मुझसे तो हो नहीं पाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको कोड बिल्कुल ही याद होना चाहिए, कि सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि उसका कोड कैसे लिखेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोड इसका कैसे लिखेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा इसमें डाइक्स्ट्रा लगेगा, कि येलो कोड लिख दिया फट से। आपकी इस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस आने में, इस लेवल तक पहुँचने में थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा। सो बी पेशेंट। सो जितना आप प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपको कोड हमेशा याद रहेगा। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि यार हम तो कोड ही भूल जाते हैं थोड़े टाइम बाद, कि ये डाइक्स्ट्रा का कोड सीखा था या ट्राइज का कोड सीखा था, या कुछ टाइम बाद भूल गए कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो आपको याद तभी रहेगा जब आपने उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है कि वो भूल जाते हैं कि इसका कोड कैसे लिखें, लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, इफ़ यू हैव इनफ प्रैक्टिस यू विल नॉट फॉरगेट दैट। तो मैंने ये सब ग्राफ एल्गोस गीक्स फॉर गीक्स से सीखे, एंड देन मैंने हैकर रैंक से
उन प्रॉब्लम्स की बहुत प्रैक्टिस की, जितना मुझसे हो सकता था मैंने उस पर प्रैक्टिस किया। देन सिमिलरली मैंने डीपी, एंट्रीज, ये सब भी मैंने गीक्स फॉर गीक्स से पढ़े, या जो भी इनके रिसोर्सेज मुझे पता थे। डीपी के लिए कुछ MIT के लेक्चर्स हैं, वो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किए थे रोड मैप वाली वीडियो में। मैंने वहाँ से सीखा और सब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ा, एंड देन मैंने इन्हें भी हैकर रैंक से प्रैक्टिस किया। मैंने अपने टाइम पे हैकर रैंक का बहुत यूज़ किया, क्योंकि हैकर रैंक पे डिफ़िकल्टी लेवल वाइज सॉर्टेड प्रॉब्लम्स थे, और उस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि लीड कोड, इंटरव्यू बिट, ये सब तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने इस पे बहुत प्रैक्टिस की। हैकर रैंक पे आपको ईजी भी मिल जाएंगे, तो आप ईजी से स्टार्ट कर दो, देन आप मीडियम कर लो, देन आप डिफ़िकल्ट कर लो, तो उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो 3-4 महीने में मैंने ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर कर लिया अच्छे से, और मुझे खुद में कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, अब मैं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। और मेरे मन में जो DSA का डर था, जो एल्गोस का डर था, वो बिल्कुल ही अब निकल गया था। फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, कहाँ से प्रैक्टिस की जाए। तो मैंने देखा कि मेरे कॉलेज के सभी जो कूल कोडर्स होते थे, जो बेस्ट कोडर्स होते थे, वो सब कोड फोर्सेस करते थे। कोड फोर्सेस एक साइट का नाम बहुत सुना था कि अरे ये बंदा तो कोड फोर्सेस पे रेड है, ये बंदा तो येलो है, ये तो ब्लू है, पता नहीं क्या क्या है। फिर मैंने सोचा कि अच्छा यार, हम भी अब तो कर सकते हैं कोड फोर्सेस से प्रैक्टिस, देखें तो सही है क्या कोड फोर्सेस। तो मैंने कोड फोर्सेस करना स्टार्ट किया, एंड वाओ, यहाँ पे जो इजी प्रॉब्लम्स होते थे वो गीक्स फॉर गीक्स के या हैकर रैंक, इन सब के टफ प्रॉब्लम्स में आते थे। तो यहाँ पे जो एरे के प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी या तो डीपी यूज़ हो रहा होगा या ग्राफ यूज़ हो रहा होगा। तो अगर गीक्स फॉर गीक्स का लेवल यहाँ पे था, तो कोड फोर्सेस का लेवल यहाँ पे था। हर दूसरे प्रॉब्लम में डायनेमिक प्रोग्रामिंग, हर दूसरे प्रॉब्लम में ग्राफ्स, इनके बिना तो प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। और हर एक प्रॉब्लम का इतना बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कहाँ गीक्स फॉर गीक्स पे इतने में ख़त्म हो जाता था, इसका इतना बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले समझना पड़ता था कि अच्छा ये हो रहा है इसमें, फिर उसमें कैसे डीपी लगाएंगे, कैसे ग्राफ लगाएंगे, तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। सो अगेन आई डिड नॉट गिव अप, और मैं लगा रहा, और हर प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। अगर मुझसे सॉल्व नहीं होता था तो मैं लोगों के सॉल्यूशन खोल के देख लेता था कि इसने कैसे इम्प्लीमेंट किया है, तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने से जो आपका दिमाग चलने लगता है ना, वो किसी और चीज़ से नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी थिंकिंग इतनी डेवलप हो जाती है। मुझे तो यार थोड़े दिन कॉम्पिटिटिव करके लगने लगा था कि यार मैं तो बहुत ही ऐसे इंटेलिजेंट सा हो गया हूँ, ऐसा लगा कि पता नहीं मेरी IQ बढ़ गई। आई नेवर गॉट वेरी गुड एट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बट मैं प्रैक्टिस करता रहा, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, एंड आई मेड ए रूल कि मैं हमेशा हर रोज़ 3 प्रॉब्लम्स तो एटलीस्ट सॉल्व करूँगा ही करूँगा। जैसे मैंने बताया मैं पहले करता था स्पॉच पे, तो इस पे भी अब मैं एटलीस्ट 3 प्रॉब्लम्स तो हर रोज़ प्रैक्टिस करता ही था। कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट 3 प्रॉब्लम्स तो मैं सॉल्व करूँगा ही करूँगा। जब से मैंने DSA सीखना स्टार्ट किया टिल माई प्लेसमेंट्स, मैंने हर रोज़ ट्राई किया है कि मैं 3 प्रॉब्लम्स सॉल्व करूँ ही करूँ। एंड इन साइट्स पे रेगुलर कॉन्टेस्ट भी होते रहते हैं, कोड फोर्सेस पे, हैकर रैंक पे, तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। प्रेशर सिचुएशन हैंडल करनी आती है आपको, कि कैसे जल्दी जल्दी दिमाग चलाएं और अपना कोड लिखें, और इनमें कुछ में प्राइजेस भी होते हैं। कुछ हैकर रैंक के अगर आप टॉप 100 में आओगे तो आपको एक T-शर्ट मिलती है हैकर रैंक की, सो दैट्स एन एडेड बोनस। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी ही पड़ेगी फॉर गुड प्लेसमेंट्स, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर ट्राई करो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो क्योंकि जो आपके इससे लॉजिक डेवलप होगा, जो आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, उससे आपको इंटरव्यूज़ में भी बहुत फ़ायदा होगा। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऐसा लगता है कि जैसे इट्स लाइक HC वर्मा आपने सॉल्व कर ली, और बाकी जो इंटरव्यू प्रॉब्लम्स हैं दे आर लाइक NCERT प्रॉब्लम्स। तो अगर आपने ये सब कर ली है अच्छे से, तो आप ये तो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। देन मेरा 4th ईयर स्टार्ट हुआ और प्लेसमेंट भी स्टार्ट होने वाले थे, तो उस टाइम पे इंटरव्यू वाले प्रॉब्लम्स तो प्रैक्टिस करने ही थे, क्योंकि माना वो इजी होते हैं, बट तो भी देखना तो था ही कि एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम्स में क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कि कुछ मिस ना हो जाए। तो उस टाइम पे देखा लोग इंटरव्यू बिट करके एक साइट आई है, वो बहुत करने लगे, तो मैंने भी स्टार्ट किया, खोल के देखा, और वो काफ़ी मुझे सही लगा। उसमें हर प्रॉब्लम को, हर टॉपिक के सब प्रॉब्लम्स को उन्होंने कवर कर रखा था, और उसके साथ में एक टाइमर भी था। तो वो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और काफ़ी मुझे अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आने लगा, और मैंने 1 महीने में पूरा इंटरव्यू बिट सॉल्व कर डाला। दिन रात मैं बस इंटरव्यू बिट ही करता था कि कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम मिस ना हो जाए। देन प्लेसमेंट्स का टाइम आया, और हमारे टाइम पे जो डे 0 होता है, सो दैट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ प्लेसमेंट्स। तो उसमें 2 कंपनीज आई, डायरेक्ट आई एंड अमेजॉन, एंड दे वर लाइक माई ड्रीम कंपनीज। जब भी मैंने कोडिंग करना स्टार्ट किया था, तो सबके दिमाग में ये 2 कंपनीज रहती हैं कि या तो डायरेक्ट आई में हो जाए या अमेजॉन में हो जाए। इनका पैकेज भी सबसे ज़्यादा होता
है और ऐसा माना जाता है कि बेस्ट जो प्रोग्रामर्स होते हैं, बेस्ट कोडर्स को यही कंपनीज लेके जाती हैं। तो इन दोनों कंपनीज़ के अराउंड 5 राउंड हुए ऑन द सेम डे। एक ही दिन में दोनों के 5 राउंड हुए और मैं दोनों के लास्ट राउंड में पहुंचा एंड अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर बोथ। उस टाइम पे बहुत दुख हुआ, बट 2-3 days लेटर आई गॉट प्लेस्ड इन अनदर डिसेंट कंपनी एंड देन 2 साल बाद आई अगेन इंटरव्यूड फॉर Amazon, दिस टाइम फॉर SD2 रोल एंड दिस टाइम आई गॉट सेलेक्टेड। एंड इन 2 साल में मैंने बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं की। तो इंटरव्यू से पहले जस्ट जो इंटरव्यू के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं मैं सिर्फ वही पढ़ के जाता था। लीड कोड पे आई थिंक टॉप 150 इंटरव्यू प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ से मैंने प्रैक्टिस कर लिया। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉलेज के बाद मैंने कभी नहीं की, टाइम भी नहीं लगा क्योंकि। सो दैट इज़ इट। सो दैट वाज माय कोडिंग जर्नी टिल Amazon. आई होप यू लाइक्ड इट. प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिलो एंड फॉर मोर सच वीडियोस हिट द सब्सक्राइब बटन. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं सभी कॉमेंट्स को आंसर करता हूँ एंड जो भी आप लोग मुझसे डाउट पूछते हैं या तो टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, वो सब मैं हमेशा क्लियर कर देता हूँ. तो आप मुझे इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो, लिंक सब नीचे हैं. आप टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे कोई डाउट पूछ लो. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग.